आज के डिस्कशन में हम ये ढूंढेंगे कि भारत का संविधान फेडरल है, इसका नेचर संघीय है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी एकात्मक कहते हैं, फेडरल को संघीय कहते हैं। यूनिटरी विच इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन यूके में है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघीय कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखते हैं कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पावर्स हैं वो कैसे होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारी की सारी शक्तियां, ऑल पावर्स आर वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी पावर्स होती हैं, और जो यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करती है। मीन्स ऑल यूनिट्स वर्क एज एजेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द प्रिसाइसली मॉडल ऑफ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पावर्स होती हैं वो फेडरल और यूनिट के बीच होती हैं। दोनों ही फेडरल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनिट्स अपने एरिया में, अपने डोमेन में, अपने स्फेयर में इंडिपेंडेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनके लिए पावर डिवाइड कैसे की जाती हैं। फेडरल गवर्नमेंट को जो पावर दी जाती हैं वो यूनिट्स अपने एक एग्रीमेंट के माध्यम से वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए कुछ पावर्स असाइन करते हैं और कहते हैं कि आप इन पावर्स पर जाकर के आप इन पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। बाकी अगर कोई डिस्प्यूट किसी भी तरह का अराइज होता है तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि जुडिशरी इज देयर, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, वो दोनों के बीच में फैसले करता है। फैसला किस बात का होता है कि जो असाइंड पावर्स हैं, जो पावर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, वो अगर इंक्रोच करता है जो कि यूनिट्स की पावर है, गवर्नमेंट ऑफ यूनिट्स की पावर है, स्टेट्स की पावर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें आकर के इंक्रोच करती है तो डिस्प्यूट अराइज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको फैसला करता है और उन पर अपनी जजमेंट देता है कि भाई ये तो ओवरलैपिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रोच्ड अपॉन, और वाइस वर्सा। नाउ सी, अब हम जब आगे की बात करने के लिए चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, और जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही वो क्वेश्चन को डिसाइड किया जाता है। मीनिंग देयर बाई कि अगर ये कहा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फेडरल नहीं है, तो इसके जवाब के लिए हमको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल को लेना पड़ेगा, और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके कैरेक्टर हैं, वो हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, और अप्लाई करके उस कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि ये उन क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है या नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन उन क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, उन कैरेक्टर को पूरा कर रहा है जो कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो यह कहा जाएगा कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर वो पूरा नहीं कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं होगा, वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसका नेचर दूसरी तरह का हो सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर यूनिटरी हो सकता है, क्वासी फेडरल हो सकता है, और कोऑपरेटिव फेडरल हो सकता है। तो यहां पर एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कि मैं अभी दो बिंदुओं पर रहा था कि दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल। मैंने आपसे यहां पर कहा कि अगर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस को आप लेते हैं और उन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं, तो हो सकता है
कि वो फेडरल स्ट्रिक्ट सेंस में ना हो, प्योरली फेडरल ना हो, और वो प्योरली यूनिटरी भी ना हो, देन व्हाट विल हैपन, देन दे माइट बी क्वासी फेडरल, वो क्वासी फेडरल हो सकते हैं, कोऑपरेटिव फेडरल हो सकते हैं। इसी बात को चलते हुए हम आपसे बात करने जाते हैं। अब लेट अस जस्ट टेक अप सम पॉइंट्स फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज ओल्डेस्ट वन, 1787। इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। छोटा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स 7 आर्टिकल्स हैं। अभी तक की अगर बात करें उसमें तो 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, और अगर अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। एक बात ये आ गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं, फेडरल कैरेक्टर, दूसरा फेडरल कैरेक्टर देखते हैं, तो ओरिजिनली इसमें 13 स्टेट्स थे, कॉलोनीज थे। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया आपस में, और उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज प्रोडक्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमोंग द 13 यूनिट्स एट दैट टाइम। अब आप देख सकते हैं कि नई यूनिट्स ने ज्वाइन किया, और आज की डेट में वहां पर संख्या बढ़ करके 50 पहुंच चुकी है। इट्स 50 स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट कीप इन माइंड दैट प्लीज दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज आउट ऑफ द एग्रीमेंट्स अमोंग द स्टेट्स। इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, whereas we call our India as Union of States. You can see Article 1 where the word union is used. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एक रिजिडिटी है। रिजिडिटी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। रिजिडिटी किस तरह की है कि उसमें अमेंडमेंट अब तक more than 200 years old the constitution of America is, लेकिन कितने हुए हैं? 27। इसी कंपैरिजन में आप देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना ओल्ड है और कितने उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो रिजिडिटी के पॉइंट पर हम ये बात भी देखने की कोशिश करेंगे, इस बात को भी टेस्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुपरमेसी है। बिल्कुल ठीक बात है। वहां पर जुडिशियल रिव्यू है, और जुडिशियल रिव्यू इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू इज देयर। वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप की बात कही गई है। स्टेट की सिटीजनशिप एक है और फेडरल फेडरल सिटीजनशिप एक दूसरी है, मीन्स अमेरिका की सिटीजनशिप। नाउ सेकंड पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात बिल्कुल कही गई है। तो ये आपने देखा कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स संघीय संविधान की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम अगर बात करते हैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूदा हैं। नंबर 1 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सभी जानते हैं, विच इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, हम रिजिडिटी पे आते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतना रिजिड तो नहीं है। यू कैन सी, यू कैन जस्ट स्टडी आर्टिकल 368, रिजिड नहीं है। अब इस बात पर भी मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
रिजिड तो नहीं है। थर्ड पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर दी गई है आर्टिकल 13 आप देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहां भी है। अगर फेडरल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज करता है तो इससे इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी वो उन दोनों के बीच में फैसले करेगी। तो यह बात भी साबित हो चुकी है। अगर हम ड्यूल सिटीजनशिप पर बात करते हैं तो हमारे यहां पर सिटीजनशिप सिर्फ सिंगल है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। बिकॉज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जस्ट वी आर जस्ट ट्राई टू टेक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल। क्या हमारा भारतीय संविधान संघीय संविधान है, संघीय ढांचे पर आधारित है? इस सवाल के जवाब में हम ये सारे के सारे टेस्ट अप्लाई करके, सारे के सारे करेक्टर अप्लाई करके हम अपने भारतीय संविधान में देख रहे हैं। ये इन चीजों को वो पूरी तरह से करता है। अगर आप आगे चलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात कही गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब यह हुआ कि स्टेट्स की मींस स्टेट्स की पावर्स अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है। यू कैन लुक अपॉन 7th शेड्यूल वेयर यू विल फाइंड 3 शेड्यूल्स, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यू नो दैट इन यूनियन लिस्ट जो भी लेजिस्लेचर की पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, लेजिस्लेट करने की पार्लियामेंट की जो पावर है वो उसमें एक्सक्लूसिव है, स्टेट उसमें नहीं जा सकता। स्टेट लिस्ट में स्टेट ही रहेगा और सेंट्रल पार्लियामेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बट कनकरेंट में दोनों की पावर की बात कही गई है। और उसी समय पर मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि कनकरेंट में दोनों की पावर है लेकिन सेंटर को प्राइमेसी दी गई है। यह पॉइंट आप नोट करके चलें। आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में साबित हो रही है। इसका मतलब यहां तक वो पूरी तरह फेडरल है। अब मैं अगर आपसे आगे की बात करता हूं, जैसे रेजिडरी पावर की बात करता हूं, तो अमेरिका में जो रेजिडरी पावर्स हैं वो स्टेट्स के पक्ष में जाती हैं, लेकिन यहां पर स्टेट के पक्ष में नहीं जाती, वो सेंटर के पक्ष में जाती हैं। ये यहां पर भी आपको देखने को अंतर मिलेगा। तो जैसा कि मैंने देख सकते हैं आप, टेस्ट ऑफ फेडरलिज्म इज टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी हैव टेकन द टेस्ट फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा कि यहां तक ऐसी कोई बात नहीं देखने को मिली जिसमें यह साबित हो रही हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल होने में एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। और लेट अस सी दोज मॉडिफिकेशंस। उन मॉडिफिकेशंस को देखने के बाद में हम ये पता करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है या क्वासी फेडरल है या कोऑपरेटिव फेडरल है। ये आप देखने की कोशिश करें। अगर आप देखते हैं आर्टिकल 249 को, तो वहां पर सेंटर को लेजिस्लेट करने की पावर उस कंडीशन में पहुंच जाती है जहां पर कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग करते हैं किसी सब्जेक्ट पर और कहते हैं कि इसको इस पर पार्लियामेंट कानून बनाए। उस कंडीशन में वो उस सब्जेक्ट पर जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली सेंटर के डोमेन में चली जाती है।
अब आप अगर देखते हैं आर्टिकल 352 को, जहां पर नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान द पार्लियामेंट, द सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट के उन सब्जेक्ट मैटर पर अपने कानून बना सकती है जिनमें कि स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर होती है। मीन्स द आइटम, द सब्जेक्ट मैटर लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट, जहां पर के स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर होती है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान इट इज द पार्लियामेंट विच विल मेक द लॉ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी के दौरान सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देगा। यूं आप समझ लीजिए कि इस पॉइंट पर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जो स्टेट्स होंगे वो एक तरह से सबऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे और एक तरह से वो डायरेक्शन को मानेंगे और एजेंट्स की तरह से ही काम करेंगे। तीसरी बात और आप देखने की कोशिश करें कि सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर 352, वो यूनियन ऑफिसर्स के पक्ष में चली जाती हैं और दे आर हैविंग द एक्सक्लूसिव पावर्स टू एग्जीक्यूट दैम। मीन्स स्टेट यहां पर कुछ नहीं कर सकता, स्टेट के पास में कोई पावर्स नहीं होती है। तो सी द थिंग दैट अंडर दिस सिचुएशन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है, वो एक तरह से यूनिटरी बन जाता है और वो सेंटर के पक्ष में चला जाता है। नाउ सी आर्टिकल 356, वो बहुत पॉपुलरली जाना जाता है प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल। आप लोग समझते होंगे, काफी शोर भी रहता है उस पर प्रेसिडेंट रूल के। उसमें कंडीशन ये होती है कि गवर्नर अगर अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज देता है और कहता है कि जो गवर्नमेंट है स्टेट में वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल पा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल है, इन सच ए सिचुएशन कीप इन माइंड दैट ऑल द पावर गोज इन द हैंड ऑफ द सेंटर। प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर है चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो उस स्टेट की सेंटर के पक्ष में चली जाती हैं। एक बात जरूर नहीं जाती कि जो उस स्टेट की जो हाई कोर्ट होता है उसकी जो पावर्स होती हैं वो सेंटर के पास नहीं जाती, प्रेसिडेंट के पास नहीं जाती हैं, बाकी सारी की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाती हैं। नाउ सी, अब हम बहुत जल्दी से आर्टिकल 360 पर आ जाते हैं जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान व्हाट हैपेंस दैट दिस सिस्टम, द फेडरल सिस्टम, जिसको मैंने अभी आपसे कहा, वो एक तरह से यूनिटरी सिस्टम बन जाता है और सेंटर गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स चली जाती हैं। डायरेक्शन करने की, एग्जीक्यूट करने की, लेजिस्लेट करने की सारी पावर्स उनके हक में चली जाती हैं। अब बहुत जल्दी से और आर्टिकल्स और प्रोविजंस को हम देख लेते हैं। 256, 257 की बात करो तो सम केसेस जहां इन सर्टेन केसेस सेंटर कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर स्टेट तुरंत आ जाता है। अब आर्टिकल 3 में अगर जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कही और वो बात एकदम से क्लियर बात हमारी ये निकल करके आ रही थी, मैंने आपको जो बात बताया कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बना वो एग्रीमेंट के थ्रू बना। लेकिन अगर आप आर्टिकल 1 को देखते हैं तो वहां पर वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है। इस यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है होल्डिंग टुगेदर। इन आर्टिकल 3 यू कैन सी दैट नए स्टेट्स को बनाने के लिए सेंटर के पास पावर होती है और अगर उस स्टेट के एरिया को कुछ ऑल्टर करना है तो उस ऑल्टरेशन की पावर भी सेंटर के पास होती है, एरिया के ऑल्टरेशन की। उसके बाउंड्री को करना है तब भी सेंटर के पास में पावर होती है और एग्जिस्टिंग नेम्स को चेंज करना है तब भी पावर सेंटर के पास पड़ती है। लेकिन द सेंटर कैन डू इट एज पर द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप देखने की कोशिश करें।
एक और भी आपको प्रोविजन देखने को मिलेंगे, जैसे आर्टिकल 200, 201, 288(2). आप वहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखते होंगे कि समटाइम इट हैपेंस दैट द गवर्नर रिजर्व्स द बिल को रिजर्व कर लेता है, और किसके लिए? वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। तो यहां पर भी आपने देखा कि इस पावर को भी इस माध्यम से वो प्रेसिडेंट की तरफ पावर चली जाती है। अब अगर आर्टिकल 155, 56 एंड 163 को देखते हैं तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो गवर्नर हर स्टेट में होता है वो गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, यहां पर आप एक बात यह भी जानते होंगे कि जो प्रेसिडेंट भारत में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं वो ऑन दी एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उनको एड एंड एडवाइज करती है वो उसके आधार पर ही अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो रिलेशन आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट दी गवर्नर, तो अपॉइंटमेंट गवर्नर का प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक बात यह भी शायद आप जानते हो, और अगर आप आर्टिकल 156 को देखते हैं तो वहां पर एक प्रोविजन दिया गया है कि द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नर अपनी कुर्सी पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट साहब खुश हैं, और प्रेसिडेंट साहब जैसे ही नाराज हुए, उनको अच्छा नहीं लगा कि गवर्नर को वहां रहना ठीक है, वो गवर्नर को वापस बुला लेंगे। तो इस मतलब से भी आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। रेजिड्यूरी पावर की मैं बात पहले बता चुका हूं, ये सेंटर की होती है। सिंगल सिटीजनशिप पर भी मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया है। इसी को चलते हुए ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम the two types of the constitution, though I had given you reference in between। मैंने आपसे बात बीच बीच में कही, लेकिन in order to go further precisely मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा। वो बात यह है कि यहां से, बिकॉज इससे पीछे मैंने जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर थे, जो टेस्ट थे, उनको अप्लाई करके दिखाया। उसके बाद मैंने भारतीय संविधान में जो फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर में एक मॉडिफिकेशंस हैं, और वो मॉडिफिकेशंस क्लियरली एकात्मक संविधान की तरफ इशारा करते हैं, जाते हैं, यूनिटरी सिस्टम की तरफ जाते हैं, वो भी मैंने आपको बताए। ठीक है, इन दोनों चीजों को बताने के बाद यह एक बात जरूरी हो जाती है कि हम अब इन अकॉर्डेंस विद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हम दो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार से ज्यादा चल करके हम आगे और कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसमें ऐड करें। मीन्स वी शुड ऐड दी टाइप्स, मीन्स यूनिटरी, फेडरल, कोऑपरेटिव एंड क्वासी फेडरल। मीन्स एकात्मक संविधान, संघीय संविधान, सहकारी संघ संविधान, अर्ध संघीय व्यवस्था। तो अब हमारे पास में, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वर्किंग मॉडल, वर्किंग टेस्ट भी अभी तक सक्सेसफुल है, और जो मॉडिफिकेशंस मैंने आपको बताए जो एक संघीय ढांचे में किए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान में आपको मिलते हैं, वो किसी और संविधान में, मींस अमेरिका के संविधान में देखने को नहीं मिलते, बिकॉज अमेरिका का संविधान प्योर संघीय संविधान है। हमारे संविधान में जो मॉडिफिकेशंस किए गए, तो उन मॉडिफिकेशंस के आधार पर हम टाइप्स भी ऐड
करें। अब आगे चल करके इन पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, इन पॉइंट्स के डिस्कशन में हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के नेचर के बारे में जो विद्वान लोग हैं उनका क्या मत रहा है और कैसा मत रहा है। ठीक है, एक बात मैंने आपसे कहा कि अगर आप, इफ यू वांट टू टेस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर टू अप्लाई द टेस्ट ऑफ फेडरलिज्म अवेलेबल इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो आगे चल करके हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर केसी वेयर जो थे, जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट एक बुक लिखा, उसमें उन्होंने एक फेडरल स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए टेस्ट प्रोपाउंड किया, और उस टेस्ट प्रोपाउंड जो उन्होंने किया, उस टेस्ट को भी हम यहां पर अप्लाई करके, अपने भारतीय संविधान पर अप्लाई करके ये कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार हमारा भारतीय संविधान का नेचर है कैसा। सी, एक स्टेटमेंट है, टू बी कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन एज फेडरल वन, द अरेंजमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड with reference to federal principle. This is the basic premise कि भाई हम फेडरल प्रिंसिपल के रेफरेंस से अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होगा। अब लेट अस सी द वर्ड्स गिवन बाय प्रोफेसर केसी वेयर, because now we want to know what is the federal principle, because we are required to make a constitution in reference to the federal principle. A federal principle होता क्या है? means a संघीय सिद्धांत। संघीय सिद्धांत क्या है? संघीय सिद्धांत, federal principle is the method of dividing power so that the general and regional governments are each within a sphere, coordinate and independent. Please try to understand. Again, in this, here, there are two governments. ये बात बिल्कुल क्लियर है, there is no third government. और ये बात कहते हैं कि रीजनल गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, विच इज नोन एज अ नेशनल गवर्नमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज ए जनरल गवर्नमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज द फेडरल गवर्नमेंट। तो इनमें कोई आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि वो कहते हैं कि वहां पर पावर्स डिवाइड की जाती हैं। इसका मतलब है कि फेडरल प्रिंसिपल, संघीय सिद्धांत की यह मैंडेट है कि भाई आप पावर्स दोनों के बीच में डिवाइड करो और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उन्हें डिवाइड करो। बोले ठीक है, और डिवाइड करने के बाद में आपको यह देखना है कि दोनों ही गवर्नमेंट अपने एरिया में, अपने डोमेन में, अपने स्फेयर में वो एक कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन में हो, नंबर वन, और लेकिन इंडिपेंडेंट हो। कोऑर्डिनेशन की पोजीशन हो उनकी, लेकिन इंडिपेंडेंट हो। मीन्स नो वन इज सब्जेक्ट टू अदर। मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपेंडेंट अपॉन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। देखा आपने, अगर मैं थोड़ी सी बात को एक्सटेंड करता हूं, ज्यादा नहीं, तो फेडरल प्रिंसिपल कहीं हमें इस बात की ओर लेकर के चलता है कि शक्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही गवर्नमेंट अपने आप में सॉवरेन जैसा नेचर लिए हुए हो। सॉवरेन, दोनों ही सॉवरेन जैसी पोजीशन में होनी चाहिए। यह बात केसी वेयर ने बात कही।
अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। केसी वेयर साहब से जब यह पूछा गया कि साहब क्या इसमें कोई एक्सेप्शंस भी हो सकती है, एक्सेप्शंस आर परमिसेबल, केसी वेयर ने कहा कि यस एक्सेप्शंस आर परमिसेबल। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी सी कही जिसे आप समझने की कोशिश करें कि exceptions are permissible if federal principle is predominantly retained in the constitution। predominantly का मतलब यह हुआ प्राइमरली, बेसिकली और मेन, मतलब मेन रूप से, मुख्य रूप से दो फेडरल प्रिंसिपल उसमें प्रेजेंस की, फेडरल प्रिंसिपल की प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब प्रीडोमिनेंट हो। ऐसा नहीं है, देखिए आप ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, प्रीडोमिनेंट फेडरल प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर फेडरल प्रिंसिपल को प्रीडोमिनेंट करते हैं तो यह बात आपको दिखानी पड़ेगी कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी होना चाहिए और डिस्प्यूट के लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ये दोनों चीजें होनी चाहिए एटलीस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नाउ सी फर्दर, अब आपने देखा कि वी हैव एक्वायर्ड द टेस्ट, नाउ लेट अस अप्लाई द टेस्ट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या निकल करके आता है, वी आर टू लुक इनटू। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हैं तो मैं आपको, आप सभी लोग जानते होंगे वीएन शुक्ला की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी ने पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़ें। प्रोफेसर वीएन शुक्ला का मत है, वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो फेडरल है। वो आगे कहते हैं नन ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट्स द एसेंशियल्स ऑफ ए फेडरल पॉलिटी। इनके मुताबिक जो मैंने आपको मॉडिफिकेशंस बताए थे प्रीवियस स्लाइड में, इनके मुताबिक उनके कंसीडरेशन लेने के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर तब्दील या चेंज नहीं होता, फेडरल ही रहता है। वीएन शुक्ला साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल मानते हैं, लेकिन आप प्रोफेसर एमपी सिंह को जरूर जानते होंगे क्योंकि उन्होंने बाद में उसको एडिट किया है और उन्होंने उसी बुक में ये बात भी लिखी है और उन्होंने कहा है प्रोफेसर MP Singh is not in full agreement. Is not in full agreement. Please try to understand. I am emphasizing word full agreement. Let us move further. आपने दो विचारों को, दो फाइंडिंग्स को, दो ऑब्जर्वेशंस को देख लिया। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की तरफ। फैजान मुस्तफा साहब अपने YouTube चैनल पर जब वो वर्ड यूनियन जो आर्टिकल 1 में आता है उस पर बोल रहे थे, आप भी देख सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि फेडरल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक, जो इंडिया है वो एक फेडरल स्टेट है और एक यूनिक मॉडल है। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही। मैं आपको फिर से for the purpose of bringing your or drawing your attention upon the point, I would like to say कि हमारा जो इंडिया एक धागे में पिरोया गया वो किसी यूनिट्स के एग्रीमेंट के तहत नहीं पिरोया गया, उसके थ्रू नहीं गया, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। इसलिए वो यूनाइटेड हुआ, बिकॉज they became one through their agreement, that therefore they were united. We are also united. ऐसी बात नहीं कि we are not united. We are also united. We are one nation. We are one भारत. We are one India. लेकिन
हम होल्डिंग टुगेदर जैसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम एक हैं, हम यूनियन में हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए थोड़ी सी बात आगे चलते हुए मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेकर के चलता हूं। और ऐसी बात भी नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेकर के आपको और किसी तरफ ना लेकर के चलूं, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ भी लेकर के चलूंगा। और यह भी बात नहीं है, मैं आपको रिसेंट जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो केस डिसाइड किया उसके माध्यम से अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। वेल नोन वेरी फेमस केस, यू ऑल नो केशवानंद भारती। केशवानंद भारती में यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई कि फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, एंड आई होप यू ऑल नो द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अपनी अमेंडिंग पावर जो कि उसको आर्टिकल 368 के तहत मिली हुई है, उनमें वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द फेडरल प्रिंसिपल engraved in the constitution, meaning thereby that the constitution is founded upon the federal structure, so therefore the federalism। आप समझ सकते हैं कि इस केस के माध्यम से मैं ये पूरी बात कह सकता हूं कि जो संघीय सिद्धांत है, जो संघीय स्ट्रक्चर है, उस पर हमारा भारतीय संविधान आधारित है। चलिए अब और आगे चलते हैं। गंगाराम मूलचंदानी केस 2001 में डिसाइड किया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल, प्राइमरली फेडरल, प्रीडोमिनेंटली फेडरल। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द टेस्ट गिवन बाय प्रोफेसर के.सी. वेयर। आप देख सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि गंगाराम में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली, प्राइमरली, प्रीडोमिनेंटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इज मार्क्ड बाय द ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम, नेमली सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, division of power between union and states and existence of an independent judiciary। ये सारी चीजें, ये जो उन्होंने कहा, जो ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं संघीय ढांचे की, संघीय प्रणाली का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पर पूरी हो रही हैं। जब पूरी हो रही है तो हमारा संघीय ढांचा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संघीय ढांचे पर आधारित है। और जब आधारित है तो यहां पर के.सी. वेयर का जो टेस्ट है वो प्रीडोमिनेंटली अप्लाई हो रहा है, बिकॉज उन्होंने ये बात तो कह दी थी कि एक्सेप्शंस वो परमिसेबल है, मीन्स अपवाद अलाउड है, परमिसेबल है। तो क्या हम जो हमने मॉडिफिकेशंस आपको हेड अंडर हेड मॉडिफिकेशन जो चीजें बताई, जिनमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर चेंज हो करके वो एकात्मक हो जाता है, उनको हम एक्सेप्शन माने। और एक्सेप्शन मान करके हम ये बात कहें कि के.सी. वेयर साहब का टेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई हो रहा है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। अभी मैं इस पर पूरी तरह से नहीं अपनी बात को कहने जा रहा, उससे पहले कि मैं और आपको चीजें बता रहा हूं। आप चलिए, वेरी फेमस केस है एसआर मुंबई 1994 इट वाज डिसाइडेड। प्रेसिडेंट रूल का बहुत बड़ा बहुत फेमस केस इसमें एसआर मुंबई में। उस एसआर मुंबई में जस्टिस सावंत जी, जस्टिस कुलदीप सिंह जी, उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां भी बात कह दी गई। द ओवरराइडिंग पावर्स ऑफ सेंटर इन इवेंट ऑफ इमरजेंसी
in event of emergency, in event of emergency, do not destroy the federal character of Indian Constitution. इसका मतलब आपने देखा कि जो टेस्ट उन्होंने propound किया था और केसी वेयर साहब ने जो बात कही थी कि एक्सेप्शंस आर परमिसेबल, एसआर मुंबई में अगर इनजस्टिस के थ्रू देखते हैं हम, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज दे आर ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड. लेकिन आपने देखा कि इमरजेंसी पीरियड, जहां पर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात मैंने आप बताई थी, उससे भी मैं आगे गया था और आगे जाने के बाद आपने देखी कि एक्सेप्शंस थी जहां पर कि सेंटर को सारी की सारी पावर चली जा रही थी. बट यहां तक आकर के एक बात जरूर साबित हो रही है कि एक्सेप्शंस आर परमिसेबल, और दूसरी बात यह भी साबित हो रही है कि बेसिकली फेडरल है. और अगर इमरजेंसी के दौरान सारी की सारी पावर सेंटर के पक्ष में चली जाती हैं और स्टेट वहां पर एक सबऑर्डिनेशन में काम करता है, स्टेट एक एजेंट के रूप में काम करता है, स्टेट एक इंस्ट्रूमेंटलिटी के रूप में काम करता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का जो नेचर है वो तब्दील नहीं होता, बदलता नहीं है. चलिए साहब आगे की बात और करते हैं. लेकिन जब आगे हम देखते हैं 1969 पुराने केस की तरफ चलते हैं. आप कह रहे होंगे 2001 में आ गए, 1994 में आ गए, आप हमको पीछे लेकर के चल रहे हैं. लेकिन सी, बिकॉज आई हैव टू जस्ट पुट माई अंडरस्टैंडिंग बिफोर यू. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोर क्वासी फेडरल देन फेडरल और यूनिटरी. ये सतपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया. इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये जो है पूरा का पूरा फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है. लेकिन यह बात साबित हो गई कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है और पूरी तरह से यूनिटरी नहीं है. अभी आगे चलते हैं. बहुत जल्दी से मैं यहां पर आकर के एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि कुलदीप नैयर का केस चलते हैं. 2006 में डिसाइड किया गया, उसमें यह बात कह दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द इंडियन मॉडल इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बट ए टिल्ट टुवर्ड्स द सेंटर. यहां पर एक्सेप्ट किया गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज. और सतपाल के केस से भी हम अपनी बात को रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे. लेकिन यहां पर भी यह स्वीकार कर लिया गया है कि फेडरल है, फाउंडेशन इज फेडरल, स्ट्रक्चर इज फेडरल, लेकिन टिल्ट टुवर्ड्स द सेंटर. लेकिन सेंटर को ताकत ज्यादा दी गई है, शक्तियां ज्यादा दी गई हैं. और अगर मैं आपसे बात कहूं कुलदीप नैयर के केस के रेफरेंस में लेते हुए, तो अगर मैं ये बात कहूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कुछ भी हो, अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात है, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में सेंटर को अप रखा गया है. उसको कि जो सारी पावर्स हैं वो सेंटर के पक्ष में, और सेंटर मोर पावरफुल है. ये बात क्लियर हो रही है. नाउ सी, अब आपने देख लिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की जो बात कही गई, वो उसमें इक्वल पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कैसी है, क्या है, वो देखने को मिलेगी. लेकिन हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके बारे में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई पावर्स हैं, लेकिन सेंटर को कुछ ज्यादा पावर दे दी गई, कुछ ज्यादा पावर दे दी गई है. मीन्स सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की गई है. क्या इस बात से हमारी जो पहली वाली बात थी या केसी वेयर का जो टेस्ट है वो उस पर कोई असर पड़ेगा? हम ये बात देखने की कोशिश भी करेंगे. चलिए साहब, अब आगे हम बात करते हैं और डीडी वासु की तरफ चलते हैं और उनका जो शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो बुक लिखी है, उनमें उसने एक बात कही. उन्होंने कहा कि दो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सी प्लीज, डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कनेक्ट दिस पॉइंट टू द टेस्ट प्रोपाउंडेड विद रेफरेंस टू द फेडरल प्रिंसिपल बाय प्रोफेसर केसी वेयर.
उन्होंने जो दिया था, कनेक्ट करिए। और यहां पर यह बात साबित हो रही है कि प्रीडोमिनेंट और डोमिनेंट कैरेक्टर फेडरल है, एंड दैट प्रिंसिपल इज वन ऑफ इट्स बेसिक फीचर। ये बात भी कह दी गई जो आज तक प्रूव होती चली जा रही है, अब तक प्रूव होती चली जा रही है। बट इट इज इक्वली ट्रू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, प्लीज। But it is equally true that federalism in constitution leans in favor of a stronger center. बिल्कुल साबित हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पर बिल्कुल साबित हो गई कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ढांचे में सेंटर स्ट्रोंगर है। ए फीचर दैट मिलिटेट्स अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि सेंटर को स्ट्रोंगर बना दिया, इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन क्या फेडरलिज्म है? स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्या फेडरल है? क्योंकि आप जानते होंगे कि फेडरल एंड स्ट्रॉन्ग फेडरल, इन दोनों में डिग्री ऑफ पावर्स का जरूर अंतर होगा, डिग्री ऑफ शक्तियों का जरूर अंतर होगा। डीडी बासु साहब ने यह बात कह दी। मैं बहुत जल्दी से आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर के चलता हूं, क्योंकि वी आर जस्ट एग्जामिनिंग दी जूरिस्टिक व्यू, दी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स व्यू। हम देख रहे हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को जल्दी से मजबूत कर रहे हैं, ताकि इस डिसीजन पर आ सकें कि आखिरकार हम अपने भारत के संविधान को क्या कह करके, उसके नेचर को क्या कह करके पुकारें, दी वर्ड विच साउंड बैड। अब ये बात देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फ्रॉम स्टार्ट। अब हम आए और हमने देखा ग्रीनवाइल ऑस्टिन को, जो आप लोग शायद जानते हो, उनकी बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी फेमस केस इन 1977। उन्होंने कहा कि जो ऑस्टिन ने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करने के बाद यह माना है कि हमारा भारत का संविधान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट ऑफ राजस्थान में यह बात को कोट किया और माना। देखा आपने, कई तरह की बातें आपके सामने आ रही हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, चीफ जस्टिस वे की बात करते हैं। उन्होंने कहा, एक अलग से बात आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एक एम्फीबियन है। बोले ये क्या होता है? ये होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सर्कमस्टांसेस वो यूनिटरी व्हील पर भी चली जाए और वो फेडरल व्हील पर भी चली जाए, मीन्स मूव कर सके। आपने देखा, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एक मूविंग नेचर दिया गया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन बराबर बना हुआ है कि क्या इस मूविंग जो मूविंग मैकेनिज्म है वो उसको फेडरल अप्रूव करता है या यूनिटरी अप्रूव करता है, या दोनों में से कोई अप्रूव नहीं करता। अब चलो आगे चलते हैं और फिर से बात करते हैं। सी इट कुड बी बोथ। आप देखिए सुभाष कश्यप जी क्या कहते हैं इस पॉइंट पर। वो कहते हैं इट कुड बी बोथ। वो आप देखिए स्टेट ऑफ राजस्थान जस्टिस बेग की बात को और इनकी बात को देखना। इट कुड बी बोथ यूनिटरी एंड फेडरल according to the requirement of the time and the circumstances. Try to understand. उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति है, जैसा टाइम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने नेचर को बदल करके उस टाइम के साथ चलेगा और जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेगा। तो यहां पर दो चीजों में आपको एक सी बात देखने को मिलेगी, जस्टिस बेग एंड सुभाष सी कश्यप। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जिसे आप समझ सकते हैं, अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड अवॉइडेड द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म इन विच अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फोर्ड। इसका मतलब है इनकी बात से बात बिल्कुल साबित हो गई कि जिस तरह का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरलिज्म जो स्ट्रिक्ट फॉर्म में है, वो तो कम से कम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफाइड है इन अकॉर्डेंस विद द टाइम एंड द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, उसके बाद आप चलिए 2022 में अभी केस डिसाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें आप देखो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म इन इंडिया इज ए डायलॉग। यहां पे कोऑपरेटिव फेडरल जो पहले बात कही थी वो कहीं पर आ रही है, उसका साउंड भी आ रहा है। Federalism in India is a dialogue in which states and the center constantly engage in conversation. And though the constitution confers the union with a higher share of power in certain situations to prevent chaos and provide security, the state can still, आप देख लीजिए, यह भी इशारा करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वक्त के मुताबिक फेडरल है और वक्त के मुताबिक यूनिटरी है। लेकिन हम क्या कहें इसके लिए यह जरूर देखनी है। लेट अस कम टू फर्दर, सो लेट अस कंक्लूड वेरी क्विकली। कंक्लूजन में हम क्या देख रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक बात देखो, डीडी वासु कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट इंश्योर्स द प्रिंसिपल दैट इन स्पाइट ऑफ फेडरलिज्म द नेशनल इंटरेस्ट ऑट टू बी पैरामाउंट। डीडी वासु साहब ये कहते हैं, आपने समझ लिया। सीरवाई आप जानते होंगे, अथॉरिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, वो क्या कहते हैं? द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम कंक्लूड क्या करें? आपने बहुत जल्दी से मैं बताऊं देखा, जो अमेरिकन टेस्ट एक्ट फेडरलिज्म को चेक करने का, फेडरल स्ट्रक्चर चेक करने का, वो भी हमने अप्लाई किया। प्रोफेसर केसी वेयर ने जो अपना टेस्ट दिया वो भी अप्लाई किया। जो उन्होंने एक्सेप्शंस परमिसेबल कहा वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करके देख ली। बहुत सारे ज्यूरिस्टिक व्यू भी ले लिए हमने, और इन सारे व्यूज, सारे डिस्कशन की लाइट में मुझको ये लगता है कि हमको ये कहना बिल्कुल उचित होगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यू मे डिफर विद माय व्यू, that to call our constitution cooperative federal will be the correct option. This is my understanding which I am giving to you. Meaning thereby, I am not calling it a federal, not calling unitary, even I am not going to call it a, the quasi-federal, but I would prefer to call our constitution cooperative federalism. So with these awards, I'm thankful to you for having a patience with me. Thank you so much.